नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पाकिस्तान डे पर दिल्ली में पाक उच्चायुक्त की दावत में मोदी सरकार के मंत्री का जाना विवादों को आमंत्रण दे गया। हद तो यह कि सरकार की फजीहत बढ़ाने का काम खुद सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। दावत के बाद जो ट्वीट जनरल वीके सिंह ने किया उसका लब्बो-लुबाब यही कि उन्हें मजबूरी में पाकिस्तान उच्चायुक्त के इस कार्यक्रम में जाना पड़ा, क्योंकि एक मंत्री होने के नाते उन्हें यह ड्यूटी दी गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगस्त 2014 में मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान की सचिव स्तर की वार्ता इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि तब भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अलगाववादियों से मुलाकात की थी। सवाल ये, तब सरकार का वो रुख था, तो आज फिर ऐसे ही एक समारोह में सरकार के मंत्री क्यों शिरकत कर रहे थे? आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी बता पाएंगे उनकी पाकिस्तान की नीति आखिर है क्या? हुर्रियत पाक की दोस्ती पर पहले गरम, अब नरम क्यों है मोदी सरकार? वीके सिंह को पाकिस्तान की इस पार्टी में भेजना क्या कूटनीतिक भूल थी? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी ने विदेश नीति पर काफी कसरत की। पीएम बनते ही दर्जनों विदेश यात्राएं की। मतलब साफ था, पिछले 10 महीनों में कूटनीतिक रिश्तों में नई जान फूंकने के लिए मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के मुद्दे पर कंफ्यूज है मोदी? क्योंकि जिस तरह से पाक दिवस के मौके पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को पाक उच्चायोग की पार्टी में भेजा गया, उससे तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पाकिस्तान पर मोदी की नीति क्या है। सच तो ये है कि वीके सिंह विवाद ने मोदी सरकार की बड़ी फजीहत करा दी है। ये तो साफ जाहिर है कि वो शायद अपनी मंशा से गए थे या दबाव ऐसी जगह से आया था जहां से शायद इस सरकार के ऊपर भी दबाव आया हो अपनी पाकिस्तान के प्रति नीति बदलने का। सवाल उठ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान दूतावास ने मना करने के बावजूद पिछले अगस्त में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद से भारत को विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करना पड़ा था, उस पाकिस्तान के सामने दोबारा नरम पड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत सरकार के इस बदले रुख के बारे में जब वीके सिंह से पूछा गया तो वीके सिंह ने तो उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका दर्द ट्वीट के जरिए जरूर सामने आ गया। अपने ट्वीट में वीके सिंह ने साफ साफ तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन जिस अंदाज में ट्वीट किया उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान उच्चायोग की पार्टी में वीके सिंह मन मार कर गए थे। वीके सिंह ने पहले ट्वीट में लिखा है, एक टास्क या एक्शन जिसको करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी वजह से विवश होता है। वीके सिंह का दूसरा ट्वीट था, जॉब या सर्विस जो आपके लिए निर्धारित होती है। तीसरे ट्वीट में वीके सिंह ने लिखा, नफरत के एहसास या नफरत से भरने के लिए। ये देखकर डिस्गस्टेड हूं कि कैसे मीडिया का एक वर्ग इस मसले को तोड़ मरोड़ रहा है। इस जाने को किसी भी प्रकार से भारत की आंतरिक सुरक्षा अथवा स्वाभिमान से जोड़कर किन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास गलत है। माननीय जनरल साहब को ये लगता है कि ये कर्तव्य का निर्वहन एक बोझ बन गया है, उनको इससे घिन आ रही है। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वीके सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और सूत्रों के मुताबिक वीके सिंह को इस मुद्दे पर मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। वीके सिंह को पाक दिवस पर भेजना अगर मोदी सरकार का कूटनीतिक दांव था, तो अगस्त के महीने में पाक हाई कमिश्नर और हुर्रियत नेताओं की बातचीत पर बवाल क्यों मचाया था? इसलिए सवाल है, क्या मोदी बता पाएंगे उनकी पाकिस्तान की नीति क्या है, या फिर वीके सिंह को पाक पार्टी में भेजना क्या मोदी की कूटनीतिक भूल थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हाँ, ये तमाम जो यू टर्न है उससे कई सवाल खड़े होते हैं और उन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। डॉक्टर समित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नईम खान कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, आप सेपरेटिस्ट लीडर हैं कश्मीर में, उनसे भी बातचीत करेंगे। मनीषा कयांदे, शिवसेना की नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। और जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं राजनीतिक दलों से नहीं लूंगा, बल्कि जीडी बख्शी साहब आपसे लूंगा। जीडी बख्शी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, और सवाल आपसे इसलिए है मेरा क्योंकि खुद आप सेना में रह चुके हैं। जरा मुझे ये बताइए, जब आपने ये तस्वीरें देखी जो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि हमारे सेना के जो मुखिया रहे वो उन लोगों के साथ दावत में बैठे हुए थे, अब सरकार के वो मंत्री भी हैं, मोदी सरकार के नुमाइंदे के तौर पर वहां पर थे, जिन लोगों पर यह इल्जाम लगा कश्मीर में कि वो कश्मीर की आजादी की वकालत करते हैं, वहां पर कई खून खराबों में उनका हाथ रहा, आपके दिल पर क्या गुजरा? पहले यह बताइए सर आप।
अरे साहब देखिए, हम सीधे साधे फौजी हैं। हमें इतना सिर्फ याद है कि आज से 2 दिन पहले 2 दोहरे हमले हुए हैं सांबा और कठुआ में। हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे पुलिस कर्मी, सीआरपीएफ के कर्मी, सेना के कर्मी घायल हुए, मारे गए, लड़ाई हुई है, हमारा जानी माली नुकसान हुआ है। जिस घर में मातम मन रहा होता है, लाशें जलाई जा रही होती हैं, वो पार्टियों पे नहीं जाते। ये हिंदुस्तानी तहजीब है। और अगर जाना पड़ता है तो ये नेचुरली वो आदमी मन मार के जाएगा। और खासकर अगर वो पूर्व सेना अध्यक्ष हो तो मैं उनकी मानसिक स्थिति, उनकी दर्द मैं समझ सकता हूं एक सैनिक की हैसियत से। और वो साफ विदित थी, वो दिख रही थी। मैं समझता हूं हमें ऐसी हालात में पाकिस्तान के जलसों में शरीक होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर फॉर्म है तो फॉर्म दोनों तरफ से होना चाहिए। भारतवर्ष का इस्लामाबाद में दूतावास जो है वो, वहां पे हम बलूचियों को, शियाओं को और जो बाल्टिस्तान के सताए हुए लोग हैं उनको बुला के रोज जलसे नहीं कर सकते। वो कोई इजाजत नहीं देंगे हमको ऐसा करने की। यहाँ पाकिस्तान की मिशन को ऐसी छूट क्यों मिल गई है? और अगर मिल गई है तो हमारा वहां जाना अनिवार्य कब से? मैं संबित पात्रा जी से इसका जवाब लेता हूं। संबित पात्रा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है। संबित पात्रा जी, ये जो तमाम आप लोगों के यू टर्न है, उससे मेरा एक सवाल खड़ा होता है कि इतने मजबूर क्यों आप लोग नजर आ रहे हैं? या फिर हम लोग ये माने कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और करने को कुछ और है? देखिए, पहले तो मैं जीडी बख्शी जी को सैल्यूट करूंगा। और हमेशा जीडी बख्शी साहब ने जो विषय रखे हैं वो पैट्रियोटिज्म के विषय रखे हैं। कभी भी उन्होंने देश से बाहर जाके देश के खिलाफ का विषय रखा ही नहीं है। मगर उनको भी आज ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है, वाकई मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, मोदी जी के विचार, मोदी जी का जो देश को लेकर विजन है वो बहुत क्लियर है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को एनसर्कल कर लिया है दुश्मनों ने। आप देखिए, 30-30 वर्षों तक हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कोई प्रधानमंत्री तक गया नहीं। चाइना ने हर जगह अपने बंकर्स, अपना जो है रुतबा बना लिया है। उसको मिटाने की, डहाने की कोशिश की जा रही है। तो आश्वस्त रहिए, हम सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान को लेके। कल जो काम हुआ है, जो पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशन में वीके सिंह जी गए हैं, उसको मात्र एक डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज, एक डिप्लोमैटिक नाइसिटी या कर्टेसी के रूप में देखना चाहिए। तो इसको आप ही ने तो नहीं देखा था सर। संबित पात्रा जी, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात की कथनी और करनी में फर्क है। आप ही लोगों ने ये चीज तब नहीं देखी थी, अगस्त 2014 में जब ऐसे ही एक मुलाकात हुई थी, तो जो सचिव स्तर की वार्ता होनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको आप लोगों ने रद्द कर दिया था। तो या तो तब आप गलत थे या अब गलत है। मैं समझा देता हूं। देखिए, पहला एक विषय में कंप्लीट कर लूं कि जो अभी जीडी बख्शी साहब कह रहे थे कि किस प्रकार आतंकवादी हमले हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल है, उसे रोकने का प्रयास भी हो रहा है। और बख्शी साहब मानेंगे मेरी बात से कि वी हैव रिटेलिएटेड एज नेवर बिफोर। ये खुद बीएसएफ के जो डीजी है वो कह रहे हैं कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इस प्रकार का रिटेलिएशन नहीं हुआ जितना मोदी जी। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे संबित पात्रा जी। हमारे 5 मैं उस पर आऊंगा, सीज फायर की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं। दे रहा हूं मैं उस पर मैं आऊंगा बाद में डिटेल में, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगस्त 2014 में जो आपका स्टैंड था, उससे लेकर अब आपका स्टैंड क्यों बदला है? तब आप सिर्फ इसलिए शिखर स्तर की, जो सचिव स्तर की वार्ता होनी थी भारत पाकिस्तान के बीच, आप इसलिए रद्द कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त यहां के अलगाववादियों से मुलाकात करते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त अलगाववादियों को आमंत्रित ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर आपके सरकार के एक प्रतिनिधि भी जाते हैं दावत में। कोई स्टैंड में बदलाव नहीं आया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कल भी एमईए की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें यही कहा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता है वो द्विपक्षीय है, उसमें कोई थर्ड स्टेक होल्डर नहीं है, कोई भी अलगाववादी उसमें शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए अगर पाकिस्तान की दूतावास बातचीत से पहले हमसे बातचीत का डेट फिक्स हो गया हो और जाके सेपरेटिस्ट और अलगाववादियों से बात करें तो हम बातचीत प्रोसीड नहीं करने वाले हैं। मगर कल पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशन के अवसर पर जैसे पहले भी रहा है, वो सभी को निमंत्रित करते हैं और एक औपचारिकता के नाते, सिर्फ एक औपचारिकता के नाते हम जाके अपना अटेंडेंस बजा के आते हैं। मैं अखिलेश जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अखिलेश जी, क्या इस औपचारिकता का निर्वाह इतना जरूरी था? मेरा सीधा सा सवाल है, आप लोग भी सरकार में रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार बताया है और देश को यकीन भी है कि ये आरएसएस परिवार जो है ये सुविधा के राष्ट्र बनते हैं।
उनकी राष्ट्रभक्ति सुविधानुसार परिलक्षित होती है, या तो जो सेक्रेटरी लेवल की वार्ता सिर्फ इन्हीं अलगाववादियों से बात करने पे कैंसिल की गई, या तो वो गलत थी, सरकार का गलत निर्णय था, या कल जो मिनिस्टर को उन्हीं अलगाववादियों के साथ जाके भेजा गया, इस दो में से एक कोई गलत स्टैंड निर्णय है केंद्र की सरकार का। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक एक्स चीफ ऑफ द आर्मी को जी उसकी मनोदशा आप समझते होंगे, उन लोगों के साथ उस तरह की दावतों में क्यों भेजा गया? क्या इसे बचाने से या इंटेंशनली भेजा गया? एक चीफ ऑफ द आर्मी को जो अब मिनिस्टर है, वो व्यक्ति जो जिन लोगों के खिलाफ पूरी जिंदगी जो कौम लड़ती हो और इस देश के लिए, उन्हीं अलगाववादियों के साथ बराबर में बैठ करके उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होती होगी, कैसा फील करता होगा? नहीं, मनोदशा क्या है अखिलेश जी, फील क्या कर रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं। तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं वो। ट्वीट भले ही जो भी हो, वो गए। मैं वही कह रहा हूं, वो उनको ही क्यों चुना गया? किसी अगर प्रोटोकॉल के तहत, जैसा बीजेपी के लोग बता रहे हैं, किसी और मिनिस्टर को भेजा सकता था। फॉरेन मिनिस्ट्री में और भी लोग हैं, और भी तमाम प्रोटोकॉल में। नहीं, तो अखिलेश जी आपके लिए क्या आपत्तिजनक है, जनरल वीके सिंह को भेजा जाना या सरकार की किसी भी नुमाइंदे का उसमें शिरकत करना इस दावत में? मैंने कहा सरकार के दो स्टेपों को एक साथ जस्टिफाई नहीं किया सकता। या तो वो सेक्रेटरी लेवल की वार्ता जिन कारणों से निरस्त की थी वो गलत थी, या कल उन्हीं कारणों से उसी स्थान पे एक केंद्रीय मंत्री को भेजना ये गलत है। मैं मनीषा कयांदे को जोड़ना चाहूंगा चर्चा में अखिलेश जी। समित पात्रा जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन आप ही की एक सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आता हूं अखिलेश जी आपके पास। मनीषा कयांदे शिवसेना की नेता है। मनीषा जी, सरकार का ये रुख आप लोगों को सही लगता है या गलत है? कहिए। देखिए, शिवसेना की भूमिका सालों से बदली नहीं है। बाला साहब जी ठाकरे और उसके बाद माननीय उद्धव जी ठाकरे और पूरी शिवसेना की एक ही भूमिका है, हम हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिविलियंस को मारते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, और इसलिए जो प्रॉक्सी वॉर इतने सालों से चला रहा है, तो पाकिस्तान से कोई भी डिप्लोमेटिक रिश्ता शिवसेना को कभी भी मंजूर नहीं था। और ये जो वारदात हुई कि एक डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए जाना, पाकिस्तान दिवस के उपलक्ष्य में जाना, मेरे ख्याल से ये अवॉइड हो सकता था, क्योंकि जनरल वीके सिंह ये सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है, ये आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं, और जिन लोगों के साथ उन्होंने हमेशा लड़ाई की, और हम देखेंगे, अगर हम इतिहास देखते हैं भारत का, कि हम लड़ाई जीतते हैं मगर टेबल पे निगोशिएशन पे हम हारते आए हैं। तो शिवसेना की ये भूमिका पहले से है, आज भी है और कल भी रहेगी, कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत हो या कोई भी किसी प्रकार के संबंध बढ़ाना हो, ये कभी भी शिवसेना को मंजूर नहीं था। संबित पात्रा जी, आपने ट्वीट तो देखे होंगे जनरल वीके सिंह के, पढ़ा होगा आपने, ट्विटर पे आप काफी एक्टिव रहते हैं सर। हाँ, ट्वीट पे देखे हैं, मेरे पास लिखा हुआ भी है। आपने क्या अर्थ निकाला उसका? देखिए, दो चीजों को वो मेंशन करते हैं। जो हैशटैग है, एक हैशटैग ड्यूटी का है और दूसरा हैशटैग डिस्गस्ट का है। ड्यूटी में वो कहते हैं कि ये मेरा फर्ज था कि मैं वहां जाऊं, और मुझे इसका अनुमान लगता है ये फर्ज का अर्थ है कि एक डिप्लोमेटिक कर्टसी एक्सटेंड करना है, और मुझे वो डिप्लोमेटिक कर्टसी के लिए जाना है। डिस्गस्ट में जो पहला ट्वीट है उनका, वो इनकम्प्लीट ट्वीट है, उससे मैं कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकता। मगर दूसरा डिस्गस्ट का हिंदी में जो अर्थ होता है, तकलीफ होती है कि किस डिस्गस्ट का जो हिंदी में अर्थ होता है घृणा, नफरत। नहीं, वो हिंदी में समझता हूं। हाँ, तो आपने क्यों मजबूर कर दिया? वो हिंदी में समझता हूं, मगर आप अगर दूसरा ने कहा लिखा है कि मैं मजबूर हो गया हूं, आप नहीं तो वो बता दीजिए, मैं साफ तौर पर यही दिखता है, जो उसमें शाब्दिक अनुवाद है सर, उससे बिल्कुल यही दिखता है कि आप लोगों ने मजबूर होकर उन्हें जाना पड़ा, सिर्फ ड्यूटी निभाने के लिए वहां पर गए, दिल से वहां पर नहीं थे उस दावत में। गलत अखिलेश जी, गलत। मैं गलत हूं? उनका ट्वीट कहता है कि कुछ मीडिया के लोग अपनी उल्लू सीधा करने के लिए पूरे हम लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल वही है। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आप डिटेल में चले गए संबित पात्रा जी, आप डिटेल में चले गए, तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। जनरल वीके सिंह का जो एक ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अ टास्क और एक्शन दैट अ पर्सन इज बाउंड टू परफॉर्म फॉर मोरल और लीगल रीजंस
बाउंड का क्या मतलब होता है? ड्यूटी तो मैंने कहा, बाउंड का अर्थ होता है ड्यूटी। आप चाहे उसको किसी भी प्रकार का अनुवाद करे, उसका अर्थ होता है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं। अच्छा। और मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है वो पाकिस्तान के साथ केवल और केवल कर्टेसी से मिलता है। हम कांग्रेसी नहीं है। कर्टेसी की क्या जरूरत है? एक बार फिर से मैं जनरल बख्शी से समझना चाहूंगा, अमेरिका में इस तरह की कर्टेसी की क्यों आवश्यकता है? एक तरफ तो बीजेपी ये कहती रही कि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान की बातचीत भी करे, दूसरी तरफ हमारे लोगों की जान भी लेता रहे। आज हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। क्यों ना माने कि 360 डिग्री का टर्न ले लिया है बीजेपी ने सरकार में आने के बाद, पाकिस्तान को लेकर जो उसकी नीतियां रही हैं। जनरल बख्शी, देखिए साहब, जो ऑप्टिक्स हैं इस चीज के, मैं बहुत ही जो है तटस्थ तरीके से कहूंगा कि ठीक नहीं जा रहे हमारे लिए। हम लोगों को, खासकर जो सैनिक वर्ग था, उसे बहुत भारी उम्मीदें थी अपनी मौजूदा सरकार से। हमको बहुत उम्मीद थी कि वर्षों बाद, 20 सालों बाद एक सरकार आई है जो कि हमारे देश के रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेगी, पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। उसके पहले कसब जैसे कसाईयों को हमारी जेलों में बिरयानी खिलाई जा रही थी, कोई उन्हें फांसी पे टांगने को राजी नहीं था। देखिए, रंजिश की हद हो जाती है। आए दिन 20, 30, 40, 100, 50 हिंदुस्तानी मर रहे थे। हमको बहुत भारी उम्मीद थी और है कि अब भी हमारी सरकार पाकिस्तान को हिसाब चुका देगी, पाकिस्तान को मजबूर करेगी, उसका कॉस्ट रेस करेगी कि वो इस प्रकार का नरसंहार हमारे देश में बंद करे। हमें खुशी थी कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी जी। और उस शुरुआत के तहत हमारी बीएसएफ को अच्छा मौका दिया गया मुंह तोड़ जवाब देने का, और फिर पाकिस्तान से वार्ता बंद की जाएगी, बंद की गई थी। उसके बाद से हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, और यही सवाल है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने भी इतना सहयोग दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हम आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। चलिए, मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन नईम खान के पास अब मैं चलना चाहूंगा। अब हुर्रियत नेता मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नईम खान साहब, जरा एक बात मुझे बताइए, आप लोग क्या बात करने गए थे वहां पर? पाकिस्तानी उच्चायुक्त से बात क्या हुई ऐसी स्थिति में, जबकि हम देख रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और हाल में ही 2 आतंकवादी घटनाएं हमने देखी। उस बातचीत से क्या हासिल आपको होने वाला और क्या बात हुई थी? देखिए, मुझे यकीन है आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर एक बात समझने की है, कश्मीर मसला जो है, कश्मीर हिंदुस्तान का कोई अटूट अंग नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। क्या बात कर रहे हैं सर नईम खान साहब? मुझे तो लगता है इसी पे सबसे बड़ी आपत्ति होगी, इसी पर सबसे बड़ी आपत्ति होगी। आप क्या बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, यही तो दिक्कत है। अगर कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है तो आप पाकिस्तान के क्या बात कर रहे हैं नईम खान साहब? ये देखिए, समीत पात्रा जी, यही दिक्कत है। आप उन लोगों के साथ बात करने के लिए अपने पार्टी को भेज देते हैं जिनका पहला बयान आपने सुना। इतना विवादास्पद बयान, इतना विवादास्पद बयान उस शख्स का जिनके साथ बातचीत करने के लिए समीत पात्रा जी ने अपने सरकार के मंत्री को भेज दिया। सेंसिबल डिबेट, क्या सेंसिबल बात होगी? क्या सेंसिबल बात होगी? आप हिंदुस्तानी हैं, खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं और आप कह रहे हैं कि कश्मीर अटूट अंग नहीं है हिंदुस्तान का। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का बयान आप दे रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर। अखिलेश जी, समीत पात्रा जी, क्या ऐसे लोगों से आप बात करना चाहते हैं? डॉक्टर समीत पात्रा जवाब दीजिए। करता हूं मैं, ऑब्जेक्ट करता हूं। अखिलेश जी कर रही है, वो शिमला में क्यों बैठे? डॉक्टर समीत पात्रा जवाब दीजिए, क्या ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं? जनरल वीके सिंह ने भेजा था। डिस्कशन दीजिए। हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट करते हैं, इस प्रकार के बयान को ऑब्जेक्ट करते हैं, और मैं आपसे भी कहूंगा कि इनको आप स्पेस मत दीजिए। अरे आप स्पेस दे रहे हैं, समीत पात्रा जी, स्पेस तो आप दे रहे हैं। अखिलेश जी, यही नेता वहां मौजूद थे पाकिस्तानी उच्चायुक्त के दावत में, और आपकी सरकार के मंत्री वहां पर गए हुए थे दावत उड़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी चैनल से कह रहे हैं हटा दीजिए।
अरे और ये सिर्फ अखिलेश दौर में नहीं है, कांग्रेस अखिलेश प्रताप जी क्या बोलेंगे कि इनके पितामह नेहरू जी ने देश को बेचने का काम किया है, ये क्या बोलेंगे? वाले आज इनके साथ सरकार बनाएंगे, इनको सरकार बनाने में इनको भी हटाइए और अखिलेश जी को बोलिए वो नेहरू की तस्वीर भी हटाए करेंगे। क्यों आप पाकिस्तान और यहाँ क्या क्या कहेंगे कि चैनल पे मत बोलने दीजिए, चैनल पे। अरे भाई आप अपना स्टैंड ले, सब नेहरू का किया धरा है। अरे नेहरू जी का फोटो हटाइए पहले कांग्रेस से, वो नेहरू ये सब नेहरू के पाले हुए हैं, सब नेहरू ने बनाए हैं, सब नेहरू ने बनाया है। देख रहा है पूरे देश का मसला है, आप इसे खास पार्टी के नेता से जोड़कर ना देखें, नेहरू से या किसी भी नेता का नाम लेने की बजाय मुझे जरा ये बताइए, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, और मैं चाहूंगा शांति से बात हो, एक एक शख्स की बात को सुने। मनीषा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों से ही बात करना चाहते हैं जिनका आपने बयान अभी सुना? पहली बातचीत, मेरा पहला सवाल नईम खान जी से था, उस बातचीत की शुरुआत ही उन्होंने इस बात से की थी कश्मीर को आप हिंदुस्तान का अटूट अंग ना समझें। बताइए ऐसे लोगों से बात करने के लिए आपने वहां अपने सरकार के मंत्री को भेज दिया। अखिलेश जी संबित पात्रा क्या था? संबित पात्रा को बोलिए, चर्चा में बिठाना भी गलत है, हम इनके साथ चर्चा में क्यों बैठे? नहीं देखिए मनीषा कायंदी जी, यही तो सवाल है। सही बात आप ये कह रही कि हम इनके साथ चर्चा में क्यों बैठे, लेकिन इन्हीं के साथ सरकार के एक मंत्री पाकिस्तानी हाई कमीशन में गए दावत में। मैं उसका उत्तर दे दूं जरा। आप कहिए कि हम ऐसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार में नहीं बैठेंगे। हाँ बोलिए मनीषा जी। ऐसे अरे अखिलेश जी आप नेहरू की चिंता करिए, बाकी हम लोग देश को बचाने का काम बीजेपी करेगी। ऐसी पार्टी देश नहीं बचेगा, बहुत साफ सी बात है, कथनी और करनी में फर्क ना हो। जिस स्टैंड पर आप लोग पहले कायम थे उस पर कायम रहें। बिल्कुल, और यही सवाल है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्होंने भी इतना सहयोग दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हम आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। चलिए मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन नईम खान के पास अब मैं चलना चाहूंगा। हुर्रियत नेता मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नईम खान साहब जरा एक बात मुझे बताइए, आप लोग क्या बात करने गए थे वहां पर? पाकिस्तानी उच्चायुक्त से बात क्या हुई ऐसी स्थिति में जबकि हम देख रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और हाल में ही 2 आतंकवादी घटनाएं हमने देखी। उस बातचीत से क्या हासिल आपको होने वाला और क्या बात हुई थी? देखिए मुझे यकीन है आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर एक बात समझने की है, कश्मीर मसला जो है, कश्मीर हिंदुस्तान का कोई अटूट अंग नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। क्या बात कर रहे हैं सर नईम खान साहब? मुझे तो लगता है इसी पे सबसे बढ़िया पहले सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में नईम खान ने जो बात कही, बहुत ही विवादास्पद बात और कोई भी हिंदुस्तानी इसे स्वीकार नहीं करेगा। नईम खान जी इस सेगमेंट की शुरुआत भी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है? नहीं, दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं कहता हूं, आनंद भाई सुने मेरी बात सुने। अगर कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है तो मुझे बताएं आप ताशकंद में पाकिस्तान के साथ क्या करने बैठे, आप शिमला में क्या करने बैठे, आप लाहौर में क्या करने बैठे? आप अभी पाकिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? अगर कश्मीर देखिए संबित पात्रा जी, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, हुर्रियत नेता का जो स्टैंड है वो क्लियर है और आपने सुन ली वो बात जो किसी भी हिंदुस्तानी को नागवार गुजरेगी। अगर जम्मू कश्मीर को यह कहा जाएगा कि हमारा अभिन्न अंग नहीं है। संबित पात्रा जी, आप हुर्रियत नेताओं के साथ एक तरफ कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ सीएमपी जो है वहां पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जो आपने सरकार बनाई है, सीएमपी में हुर्रियत का जिक्र करते हैं। आप पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के उस दावत में अपने एक मंत्री को भेजते हैं जहां पर तमाम हुर्रियत के नेता मौजूद रहते हैं। क्यों सर इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? पहली बात तो है, मैं बहुत पुरजोर तरीके से अपोज करता हूं कि आपने नईम खान को अपने पैनल में शामिल किया और आपने क्या बात कर रहे हैं आप पुरजोर तरीके से इस पर विरोध करते हैं, पैनल में शामिल क्यों किया और आप अपने मंत्री को उस दावत में भेजते हैं जहां पर तमाम हुर्रियत के नेता पहुंचते हैं? क्या बात कर रहे हैं? धोखा दे रहे हो, हमें पहले वॉकआउट करना चाहिए, इस पैनल में हमें बैठना भी नहीं चाहिए और आपके मंत्री को वहां जाना चाहिए संबित पात्रा जी, और आपके मंत्री को उस दावत में जाना चाहिए जहां पर हुर्रियत के तमाम नेता मौजूद थे और आपको जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनानी चाहिए जिसके सीएम हुर्रियत का जिक्र है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे संबित पात्रा जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी,
अखिलेश आनंद जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड हमारे नहीं है। ये जो मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैं पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप अखिलेश आनंद, जिनके पितामह नेहरू जी ने ही ये सब किया है, कंप्लीट नेहरू जी के कारण, इंदिरा गांधी के कारण साइन हुआ, इंदिरा गांधी शिमला पैक्ट साइन हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मसले को फंसाया है, ये हिंदुस्तान जानती है। नहीं, मैं खामोश रहूं और देश को बेचने वाले लोग बोले, मुझे बिल्कुल नागवार है। आपके पूर्वजों ने, आपके नेताओं ने, नेहरू ने हिंदुस्तान को बेचने का आप कहा नेहरू और कांग्रेस की बात चलने लगते हैं। मैंने तो सवाल कुछ और पूछा है। आप कांग्रेस को छोड़िए, अब आपको देश की जनता ने मैंडेट दिया सरकार चलाने का और वर्तमान में जीना सीखिए। अब की बात कीजिए, अभी किस दिशा में आप जा रहे हैं? ठीक करें, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं शिवसेना के नेता के पास जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी उन्हें म्यूट कराइए, बात होने दीजिए पूरी। जिन लोगों ने देश को बेचा बाहर करिए, हुर्रियत को नहीं, भाजपा को बाहर करिए, बाहर हो जाएगी। उन लोगों से आप अखिलेश ये भाजपा को बाहर करो, हुर्रियत अपने आप बाहर हो जाएगी। भाजपा को देश की जनता ने चुन के सरकार में भेजा है, उसके लिए फिर से आप चुनाव लड़िए अगर उनको बाहर करना है। जन्म हुआ, चलिए अखिलेश जी, इंदिरा गांधी ने ही हुर्रियत को जन्म दिया। हुर्रियत को बाहर करने के लिए इस देश से भाजपा को बाहर करना होगा। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, हुर्रियत को रोकने के लिए भाजपा को रोकना होगा। चलिए मनीषा जी के पास में अब जाऊंगा, शिवसेना की नेता मेरे साथ यहाँ पर। मनीषा जी, आपने सुना, मनीषा जी एक मिनट, अखिलेश जी आता हूँ आपके पास। मनीषा जी, आपने सुना हुर्रियत के नेता ने अभी क्या बयान दिया है, और इसी हुर्रियत के साथ जम्मू कश्मीर में भारत की भाग नहीं है, वो सीएमपी के जरिए बातचीत भी करती है, और इसी हुर्रियत के नेताओं की मौजूदगी में जो कार्यक्रम होता है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का वहां पर एक मंत्री भी भेजे जाते हैं सरकार के। मनीषा जी, इस बीजेपी को बाहर करिए, हुर्रियत अपने आप बाहर हो जाएगी। ये जो हुर्रियत के नेता, अरे आपको जनता बाहर कर दी, देश को बेचने वाले, देश को लूटने वाले मुझे कहा है बात करने के लिए। ये देख रहे स्टैंड इनका अभी भी कहते हैं कश्मीर में हम साथ हैं, कश्मीर में हुर्रियत सर बारी बारी शिवसेना बीजेपी के साथ है, बीजेपी कश्मीर में हुर्रियत के साथ है। इंदिरा गांधी जी ने बनाया वो सब, नेहरू ने जम्मू कश्मीर के विषय को जन्म दिया, और आप कहाँ चलते जा रहे हैं? मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप बूथ पे जाकर चीजों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। जनरल बख्शी, मुझे लगता है आपको सर नीचे आना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल के जो तमाम नुमाइंदे हैं इधर उधर की बात कर रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए, क्या ये चीजें बर्दाश्त के काबिल हैं? ठीक करेंगे हम इसे, सब कुछ किया धरा तो जनरल बख्शी, कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है, अखिलेश जी और शिमला क्या करने गया इन जनरल बख्शी पूछ लें। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी, जनरल बख्शी को बोलने देखिए, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, माफ कीजिए, भारत का मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि ये जो हुर्रियत के नुमाइंदे यहाँ हैं, वो तो आरएसएस ने भी अपने नक्शे। एक मिनट मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हुर्रियत का नुमाइंदा यहाँ पे है, किसने इसको जम्मू कश्मीर के लोगों के बोलने का हक दिया है? कौन सी इलेक्शन लड़ी है इसने? व्हाट इज हिज लोकल स्टैंडिंग? कश्मीर के बारे में बात करने के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये कश्मीर में? किसी को नहीं। और ये वही लोग हैं, जबकि हमारी फौज वहां पे लोगों को राहत पहुंचा रही थी, और राहत पहुंचाने से रोक रहे थे। वहां पे जो बीमार औरतें थी, जो फौज की बोझ में बैठकर अस्पताल जाना चाहती थी, उनको उतार रहे थे। ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान का पैसा खाते हैं, और इसको इतना शौक है पाकिस्तान का, ये दफा क्यों नहीं होता? ये पाकिस्तान में क्यों नहीं जाता? नईम खान जवाब क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जो असलियत है। और अगर तुम सोचते हो, जवाब दीजिए, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें क्या यही हिंदुस्तान में क्या मिलेगा 10,000 साल तक नहीं होगा। क्या आपने जो बात कही, आपने जो बात कही, क्या वो हिंदुस्तान बयान दे सकता है? आपने बातचीत की शुरुआत ही इसी से कर दी। आपने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? और जनरल बख्शी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए नईम खान। हाँ, मैं बताता हूं। मैं जनरल बख्शी को कहना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर ये जनरल रहे हैं, एक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको ये देखें, मुझे मेरी बात सुनिए, जनरल बख्शी साहब को कह दीजिए थोड़ा ठंडे दिल से बात सुने, तमीज से बात करें, तमीज से बात करें।
एक डिबेट है, लेट यू हैव पेशेंस। आपको पेशेंस क्यों नहीं है? मत सिखा तू मेरे को, आपको हकीकत समझनी चाहिए। हकीकत जनरल बख्शी, मैं हकीकत देख के आया हूँ जम्मू की पैदाइशों में भी वैसे बता दूं मैं तेरे को। तमीज से बात करें। अगर आपको शक है कि हम रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरियों के नहीं हैं, तो आप कश्मीर में एक रेफरेंडम क्यों नहीं कराते हैं? अगर आप समझते हैं कि हमें लोगों का डॉक्टर संबित पात्रा, इलेक्शन क्या संबित पात्रा, एक और बात, रेफरेंडम करवाइए अब कश्मीर में। आप नईम खान कह रहे हैं, वो नईम खान हुर्रियत के वो नेता जिनका जिक्र आपने सीएमपी में किया है जम्मू कश्मीर में, पीडीपी के साथ जहां आपने सरकार बनाई है। बख्शी साहब, शोर करने से हकीकत नहीं बदलती है। बख्शी साहब, शोर करने से हकीकत नहीं बदलती है। डॉक्टर संबित पात्रा, नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है। जो नेहरू ने कहा था कि रेफरेंडम कराइए, हम मानेंगे। हम नेहरू को मानते ही नहीं है। लेकिन तो कह रहा है रेफरेंडम करवाने के लिए संबित पात्रा जी, जो रेफरेंडम कराने के लिए कह रहे हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में आपकी और बीजेपी और पीडीपी की सरकार चल रही है। जब हमारे सेना का मनोबल गिरा रहे थे, आप कह रहे हैं ना तो हम नेहरू को मानते हैं, ना तो हम नईम खान को मानते हैं। राइट ऑफ एक्सप्रेशन यही है आपका। आप टीवी डिबेट में बुलाते हैं, फिर बात नहीं सुनते हैं, हकीकत ना तो हम नेहरू को मानते हैं, ना ही नईम खान को मानते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो बोल दें। आप ये माने, लेकिन हमारा नेहरू को नहीं मानते, नईम खान को भी नहीं मानते। दोनों ने ही बिगाड़ा है देश को। नईम खान, हकीकत तो ये है, नईम खान का टैक्स जो है वो खर्च किया नईम खान, कान खोल के सुन लो। अगले 10,000 साल भी कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। बदल के देख लो, तुम कभी कोशिश कर लो। बख्शी साहब, इफ दिस इज द रियलिटी, देन व्हाई डोंट यू होल्ड ए फ्री एंड फेयर रेफरेंडम? क्यों डरते हैं आप रेफरेंडम कराने से? शोर से टीवी रियलिटी हमको बड़ी अच्छी तरह से का सवाल है। इन बातों को सुनकर आपको इस बात का एहसास हो रहा संबित पात्रा जी कि आप लोग भस्मासुर पाल रहे हैं। अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं हुर्रियत के नेता, और उसी हुर्रियत का जिक्र आपकी उस सीएमपी में है, कॉमन मीमर प्रोग्राम में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, और यही हुर्रियत के नेता उस हाई कमिश्नर की दावत में थे जहां पर आपकी सरकार के मंत्री को जाना पड़ा। आज आप रिटायर होके आप शोर कर रहे हैं। मैं लड़ चुका हूँ नईम खान। डॉक्टर संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है, पार पहुंचाया हुआ है। डॉक्टर संबित पात्रा जी नहीं सिखा, मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब दें। लड़ने से क्या हुआ? कश्मीर अभी तक हिंदुस्तान के पास है। हम चाहते हैं कि मोदी और हिंदुस्तान के पास रहेगा। जो है जिस पर तुम कह रहे हो कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मनीषा जी, एक मिनट, संबित पात्रा जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कोई दिक्कत है या वो जवाब देना नहीं चाह रहे। एक मिनट, देशद्रोही है। शोर करने से कोई संबित पात्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? देशद्रोही है ये, देशद्रोही। सुन तो रहा हूं मगर मुझे आवाज नहीं आ रही, इतनी जोर से चिल्ला चोट हो रहा है। एक मिनट, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता सुन लीजिए। बख्शी साहब जवाब देना चाहता हूँ। सुन लीजिए, जिन लोगों को हुर्रियत लीडर को चर्चा से हटा दीजिए। एक मिनट, आप हमें ना सिखाएं कौन किसकी सेवा कर रहा है। आपको आते ही पहला जवाब आपने ये दे दिया, आते ही आप कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न नहीं है। रहने दीजिए आप। मोदी जी से आग्रह डॉक्टर संबित पात्रा बोलिए, तुरंत कार्रवाई करें। राष्ट्र में सत्ता में बीजेपी के साथ रहेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, बारी बारी से देखिए, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा को अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। संबित पात्रा जी, अगर देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, अभी बख्शी जी एक सेकंड सुन लीजिए। अभी बख्शी जी बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं उनको नमस्कार करते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहते आई है, हम ही ठीक करेंगे इस प्रोसेस को। जिस नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम को जन्म दिया, जिस इंदिरा जी ने ये पूरा सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ा किया, पंजाब में भी जिस प्रकार से खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा किया है, उसको हम ठीक करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे, मजाक बना रखे हैं। ठीक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई जोक हो रहा है क्या? ये हम ही दिख रहा है। जोक हो रहा है। पटेल नहीं होते ना, अगर सरदार पटेल नहीं होते ना, तो नेहरू देश के टुकड़े टुकड़े
जाकर के बांट चुके होते। अब कह रहे हम ही ठीक करेंगे। ये तो शुक्र है, हुर्रियत को रोकने के लिए बीजेपी को ठीक करना पड़ेगा इस देश में। ये तो पहले बीजेपी तो और शुक्र है सरदार पटेल थे, वरना नेहरू क्या करके गए होते ये हिंदुस्तान जानता है। ये सब कुछ आज आपने लगाया है। ये नेहरू और कांग्रेस को क्या कोस रहे हैं? ये अपनी करनी देखो। कभी हिम्मत नहीं हुई किसी आवाज़ की बात करने की। ये सब कुछ गांधी परिवार के पाले हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के पाले हुए लोग हैं, उनको ठीक भी हम ही करेंगे। अपना देखो, अगर सरदार पटेल एक आगरे में बुला के बिरयानी खिला रहे थे। बीजेपी की स्थिति में देश को कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मैं मनीषा के आंदे जी का रुख करना चाहूंगा। शिवसेना की नेता मेरे साथ मौजूद है। मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक कूटनीतिक भूल की है बीजेपी ने? एक देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी कि पात्रा जी यहां पर है, हुर्रियत के जो सो कॉल्ड लीडर्स है, उन्होंने क्या कहा है कश्मीर के बारे में, ये पात्रा जी ने सुना है। पात्रा जी की थ्रू मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि हुर्रियत लीडर को अरेस्ट करे, इन पे एक्शन ले। ये जो एक कहते हैं कि कश्मीर भारत का नहीं है, ये नमक खाते हैं हिंदुस्तान का और बात मेरे पास फिलहाल इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेश नीति को लेकर यह दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा होना चाहिए? क्या कंफ्यूजन की स्थिति में है बीजेपी?